शादी से एक दिन पहले लड़की अपने मंगेतर को फोन करती है और बोलती है कि सुनते हो जी, जल्दी से आ जाओ क्योंकि कल बारात लेकर आपको आना है और कपड़े मेरी तरफ से, हमारे यहाँ से कपड़े जाएंगे और मैं चाहती हूँ कि तुम जो दूल्हा बनो वो मेरी पसंद से दूल्हा बनो और मैं अपनी पसंद से तुम्हारा दूल्हे की शेरवानी बनवाऊंगी, जो कपड़े बनवाऊंगी मैं अपनी पसंद से बनवाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम जो सच कराओ वो मेरी पसंद से आओ। दूल्हा खुश हो जाता है कि मेरी होने वाली दुल्हन मेरा कितना ख्याल रखती है और वो फौरन सारे प्रोग्राम छोड़कर बाइक से सीधा नए कपड़ों की अपने दूल्हा बनने की शॉपिंग करने के लिए दुल्हन के पास पहुंच जाता है। और जब पहुंचता है तो वहां पर दुल्हन दूल्हा की ऐसी फील्डिंग सेट करी हुई थी कि दूल्हा को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसकी लाश को जंगलों में छिपा दिया जाता है। दूसरी तरफ घर परिवार के लोग इंतजार कर रहे थे कि दूल्हा तैयार होने के लिए गया है, कपड़े लेने के लिए गया हुआ है, लेकिन लौट कर क्यों नहीं आया। और जब चारों तरफ ढंढोरा पीटा जाता है, दूल्हा को ढूंढा जाता है, पुलिस छानबीन करती है, तो आखिर में पुलिस दुल्हन तक पहुंचती है। हर कोई हैरान हो जाता है कि शादी से एक दिन पहले दुल्हन ने, लड़की ने मतलब जिससे शादी होने वाली थी, उस युवक को मौत के घाट किस वजह से और किस प्लानिंग से उतरवा दिया। तो आप पूरी कहानी सुनेंगे तो शायद आप सोनम को भूल जाएं जिसने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा था। ये जो लड़की है जिसने शादी से एक दिन पहले मौत के घाट उतारा, ये तो उससे भी ज्यादा एक कदम आगे निकली। तो पूरी कहानी को थोड़ा शुरू से बताऊंगा तब आपके समझ में आएगी। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश का जिला है रामपुर जिला और वहीं का एक मोहल्ला गुजर टोला है और वहीं पर फकीर वाली गली फाटक है। वहां का रहने वाला निहाल, जिसकी उम्र 22 साल थी, और निहाल शादी पार्टियों में जो खाना वगैरह बनता है, खड़ाव वगैरह, जितने भी शादी वगैरह में खाने बनते हैं वो बनाता है अपने पिता मुशर्रत अली के साथ। और मतलब यही वो काम काफी टाइम से कर रहा। और जो निहाल का रिश्ता 6 महीने पहले किया गया था वो रामपुर जिले का ही भोट थाना पड़ता है और वहीं का धुनपुर गांव है। और वहीं की रहने वाली लड़की गुलफशा, जिसकी उम्र 25 साल है, गुलफशा के साथ ये रिश्ता तय हुआ था। 6 महीने से बराबर रिश्ते की जो भी होता है एंगेजमेंट वगैरह वो सब कुछ हो चुकी थी। और 15 जून को निहाल को बारात लेकर निकलना था, लेकिन 14 जून की सुबह सुबह सारे लोग मतलब रिश्तेदार तो सब आ चुके थे और घर में तैयारियां चल रही थी। हर कोई खुश था, पिता माँ मतलब हर कोई खुश, क्यों बेटे निहाल की शादी है और निहाल की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए निहाल ने एक होटल के अंदर परिवार के सारे लोगों को एक प्रोग्राम रखा था जो शादी से एक दिन पहले होता है। उस प्रोग्राम के सिलसिले में सारा परिवार उस होटल में खाना पीना खा रहा था, एंजॉय चल रहा था कि उसी टाइम पर अचानक से निहाल के पास एक फ़ोन आता है। और जो फ़ोन था वो उसकी उस लड़की का था जिससे उसकी शादी होने वाली थी, जिसका नाम गुलफशा था। और गुलफशा बोलती है कि मैंने अपने चचेरे भाई हैं, जो मेरे चचेरे भाई यहाँ से निकले हैं, वो तुम्हें लेने के लिए पहुँचे हैं क्योंकि कल तुम्हें दूल्हा बनना है और दूल्हा बनने के लिए तुम्हारे लिए बहुत अच्छे तरीके से हमने एक सूट वगैरह सिलवाएंगे और मैं भी वहीं पर आऊँगी और मेरी पसंद का तुम्हें सूट पहनना है। अब जब ये बात निहाल सुनता है तो निहाल जल्दी से खुश हो जाता है क्योंकि उस पर इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो गुलफशा को जब उसने देखा था बेहद ज़्यादा पसंद किया था, वो गुलफशा से शादी करने के लिए बेताब था। इसीलिए 6 महीने के अंदर ही उसने सारे तैयारियां कर डाली और जल्दी से शादी करने की बात कर ली। वैसे निहाल की शादी 1 साल में होती, लेकिन निहाल ने जल्दबाजी में, गुलफशा ज़्यादा पसंद थी इसलिए 6 महीने में ही शादी का प्रोग्राम रखा। और जब गुलफशा की वो ये बात सुनता है कि गुलफशा उसको बुला रही है तो बोलता है कि ठीक है, जल्दी से भेज दो, मैं आ जाऊँगा। फ़ौरन कुछ ही देर के बाद 2 लड़के आती हैं और निहाल जिस होटल में था अपने जीजा जी के साथ उस होटल से बाहर आता है। 2 लड़के बाइक लेकर आते हैं और निहाल बोलता है कि गुलफशा ने इनको भेजा है और मैं इनके साथ जाऊंगा और मतलब कपड़े वगैरह लेकर आऊँगा। ये बात जब निहाल बोलता है तो जीजा जी बोलते हैं मैं भी चलूँ। तो बोलता है कि 2 लोग हैं, मैं बैठ जाऊँगा, 3 लोग हो जाएंगे, जगह तो अब है नहीं है। और आप क्या करोगे? बस मैं अभी गया नाप देकर आता हूँ और फिर उसके बाद सीधा वापस होटल आऊँगा। अब ये बात सुनकर जो जीजा जी थे वो बोलते हैं कि ठीक है निहाल चले जाओ, और कौन से गैर लोग हैं, अपने ही लोग हैं, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। निहाल बैठता है, बाइक से बैठकर निकल जाता है। अब ये दोपहर के टाइम की बात थी, 12 से 1 बजे का टाइम था। अब 1-2 घंटे गुजर जाते हैं लेकिन निहाल का कुछ पता नहीं। अब जब घर में निहाल को सब ढूंढना शुरू करते हैं कि निहाल कहाँ गया, तो जीजा जी बताते हैं कि निहाल तो अपना जो नाप है, सूट का नाप, वो देने के लिए गया है। अब फ़ौरन जो परिवार के लोग थे वो फ़ोन करते हैं निहाल को, लेकिन निहाल का फ़ोन स्विच ऑफ। अब निहाल का फ़ोन स्विच ऑफ होने के बाद
जो निहाल के मतलब ससुर सास ससुर होने वाले थे उनको फ़ोन किया जाता है कि आपने किसी को भेजा था जो मतलब कपड़े वगैरह निहाल के सिलवाने के लिए, नाप के लिए बुलाया था। तो वो लोग बोलते हैं नहीं, हमने किसी को नहीं भेजा, हम तो अब भेजेंगे, अभी तक तो हमने किसी को नहीं भेजा। क्यों, क्या हुआ? जब निहाल का परिवार ये सुनता है कि मतलब इन लोगों ने किसी को नहीं भेजा, फिर निहाल जिन लोगों के साथ गया वो लोग कौन है, और फ़ोन स्विच ऑफ, परिवार परेशान हो जाता है। फौरन परिवार के लोग भागे भागे थाने में पहुंचते हैं। थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। बताते हैं कि साहब कल निहाल की शादी है और निहाल आज गायब है, अभी तक निहाल का कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस ढूंढने में लग जाती है। निहाल के नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। लास्ट नंबर गुलफशाह का था। पुलिस गुलफशाह से पूछती है तो पुलिस को गुलफशाह बोलती है कि हाँ मैंने फ़ोन किया था, लेकिन मैंने ये फ़ोन नहीं किया था कि कपड़े वगैरह सिलवाने हैं, मेरी तो निहाल से नॉर्मल बातचीत हुई थी, इसके अलावा मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। पुलिस हैरान हो जाती है कि गुलफशाह को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, फिर दो लड़के कौन थे जो निहाल को ले गए। पुलिस सबसे पहले ये मतलब पता करने के लिए जो सीसीटीवी कैमरास थे चौराहों पर लगे हुए थे उनको चेक करती है। जब उनको चेक करती है तो उसमें फुटेज दिखती है कि बाइक पर 3 लड़के हैं, बीच में निहाल बैठा हुआ है, और गाड़ी के नंबर निकाला जाता है, पता किया जाता है, और पुलिस पता करती हुई मतलब ये पता चल जाता है कि निहाल इन लोगों के साथ गया था, इन लोगों को पता होगी। वही एक लड़के की शिनाख्त कर लेती है जिसमें एक लड़के का नाम अनीस था। पुलिस फौरन अनीस को गिरफ्तार कर लेती है, हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ करती है कि निहाल कहाँ पर है, और निहाल को तुम लोग तो नाप दिलवाने के लिए लेकर गए थे, और निहाल है कहाँ। तो जो अनीस था वो बोलता है कि साहब हमने तो निहाल की हत्या कर दी, और निहाल जो अजीम नगर थाना पड़ता है उसके अंतर्गत जो जंगल है रत्नपुरा का जंगल, वहाँ पर निहाल की बॉडी पड़ी हुई है, हमने निहाल की हत्या कर दी। पुलिस ये सुनते ही आनन फानन में अनीस के साथ जंगलों में पहुँचती है। जो जगह उसने बताई थी उस जगह से बॉडी को निकाला जाता है। निहाल के ऊपर ताबड़तोड़ वार किए गए थे, उसकी हत्या कर दी गई थी। अब पुलिस हैरान थी कि आखिर शादी से एक दिन पहले निहाल की हत्या, बड़ा सवाल था। अब जब अनीस से पूरी पूछताछ की जाती है कि हत्या क्यों की, कैसे की, तो अनीस बताता है कि मेरा एक दोस्त है सद्दाम, जो धुनपुर गांव का रहने वाला है, जहां से निहाल का रिश्ता हुआ था। गुलफशाह जो लड़की है उसी गांव का रहने वाला सद्दाम है, और सद्दाम की प्रेम कहानी गुलफशाह से 1 साल पहले से चल रही थी, और सद्दाम गुलफशाह के साथ शादी करना चाहता था, और गुलफशाह भी सद्दाम को बेहद ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन कुछ 6 महीने पहले ही ये जो गुलफशाह है इसका रिश्ता दूर के रिश्तेदार जो निहाल लगता है उससे कर दिया जाता है। रिश्ता तय होने के बाद गुलफशाह विरोध करती है क्योंकि वो सद्दाम से शादी करना चाहती थी, लेकिन जो गुलफशाह का परिवार था वो सद्दाम को पसंद नहीं करता था। सद्दाम कोई ज़्यादा कामकाज नहीं करता, इसलिए सद्दाम से बोल दिया जाता है कि हम अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर पाएंगे। लेकिन सद्दाम जो गुलफशाह से प्यार करता था वो शिद्दत वाला करने लगा था, पागलपन उसके दिमाग पर सवार था। और जब शादी की डेट ये 15 जून फिक्स हो जाती है तो उससे पहले ये सद्दाम गुलफशाह से बोलता है कि बारात तुम्हारे दरवाजे पर किसी भी हाल में नहीं आएगी, अगर शादी होगी तो तुमसे मेरी होगी, वरना किसी और की बारात में इस दरवाजे पर नहीं आने दूंगा। और फिर उसके बाद ये बात सद्दाम मुझसे बोलता है और जो फरमान है उससे बोलता है कि अब क्या किया जाए। और फिर उसी बीच हम तीनों मिलकर एक प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग में गुलफशाह को भी लेते हैं, गुलफशाह प्लानिंग में शामिल हो जाती है, और गुलफशाह हमें नंबर देती है निहाल का। और नंबर देने के बाद 14 जून को गुलफशाह बोलती है कि निहाल को मैं तुम लोगों के पास भेज रही हूँ, तुम निहाल को ले जाना और फिर जो चाहो वो करना। इसलिए 14 जून को गुलफशाह निहाल को फ़ोन करती है, बोलती है कि मैं अपने 2 चचेरे भाइयों को भेज रही हूँ, उनके साथ तुम आ जाना। और उसके बाद सद्दाम और अनीस बाइक से पहुंचते हैं, निहाल को बाइक पर बिठाते हैं और सीधा लेकर पहुंचते हैं रत्नपुरा के जंगलों में। वहां पर पहले से फरमान मौजूद था और वहां पर ये निहाल को घेर लेते हैं। घेरने के बाद तड़पा तड़पा कर निहाल की हत्या कर देते हैं और लाश को वहीं पर गाड़ देते हैं। अब जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है कि मतलब इस प्लानिंग में फरमान, सद्दाम और गुलफशाह शामिल हैं, तो फौरन सबसे पहले सद्दाम के घर पर पुलिस जाकर दबिश देने के लिए जाती है। और दबिश देने जब जाती है तो सद्दाम वहां पर नहीं मिलता। उसके बाद गुलफशाह के घर जाती है तो गुलफशाह भी फरार, फरमान भी फरार। सबको पता चल चुकी थी कि अनीस पकड़ा गया है। पुलिस चारों तरफ सद्दाम को ढूंढती फिर रही थी, गुलफशाह को ढूंढती फिर रही थी, और दूसरी तरफ जो निहाल था उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। और जब कफन में लिपट कर निहाल की बॉडी घर पर पहुंचती है तो माँ, पिता, परिवार बेसुध हो जाता है। जो परिवार खुशियों में आया था, जो परिवार निहाल के शादी के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आया था, वही परिवार उसी दिन 15 जून को निहाल को कफन में लिपटा हुआ देख रहा था। परिवार में कोहराम मचा हुआ था, हर कोई हैरान था कि एक लड़की ने, गुलफशाह ने
सिर्फ शादी ना करने की वजह से एक बेकसूर निहाल की हत्या करवा दी अपने प्रेमी से और वो प्रेमी के साथ फरार है। पुलिस भी ताबड़तोड़ दबिशें चारों तरफ दे रही थी। परिवार में गुस्सा था कि बेकसूर निहाल को मार दिया गया। पूरा परिवार बेसुध पड़ा हुआ था, कोई होश में नहीं था। और फिर दूसरी तरफ 15 जून को ही पुलिस ताबड़तोड़ तरीके से दबिश देकर जो सद्दाम था उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद सद्दाम को लाया जा रहा था और फिर पुलिस एक कहानी बनाती है और उस कहानी में बोलती है कि सद्दाम भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस सद्दाम के पैर में गोली मार देती है। लेकिन पुलिस ने ये गलत किया कि सद्दाम के पैर में गोली मारी। गोली मारनी थी तो सर में या फिर सीने में मारनी थी, तो जो निहाल था उसकी आत्मा को शांति मिलती और परिवार के लोगों को भी शांति मिलती कि सद्दाम के गोली पड़ी और सद्दाम भी मर गया। पुलिस ने सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया, गोली पड़ी, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। दूसरी तरफ जो गुलफशा हैं वो फरार है, फरमान फरार है। इन दोनों को भी पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन इस घटना के बाद हर कोई हैरान है कि ये जो लड़की थी गुलफशा, ये तो सोनम से भी एक कदम आगे निकली। और इस टाइम पर जो क्राइम हो रहे हैं, जिस क्राइम को सुनकर हम दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं, वो क्राइम होने के बाद फिर जो दूसरा क्राइम होता है वो उससे ज़्यादा और ख़तरनाक होता है। ये सिलसिला चलता जा रहा है और अब देखना है कि और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। लेकिन वही निहाल का जो परिवार है वो मांग कर रहा है कि गुलफशा, सद्दाम, इन लोगों को भी मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। खून के बदले खून की मांग की जा रही है। देखना है कि अब ये होता है या नहीं होता। आपको क्या लगता है कि इन लोगों को क्या सज़ा दी जाना चाहिए जिससे क्राइम रुक सके और इन लोगों को सज़ा मिल चुके? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।